May I come in, sir? Please come. Good afternoon, sir. Very good afternoon. So give it to me. Please be seated. Thank you, sir. तो अपने बारे में सबसे पहले बोर्ड को बताएं. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द बोर्ड, जिसमें नाम और जात का उल्लेख नहीं करेंगे आप. सर मेरी बेसिक एजुकेशन मैंने गृह क्षेत्र से कंप्लीट की है. उसके उपरांत सर मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जहां पर मैंने सर एनालिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को डेवलप किया है. मेरी हॉबी सर कुकिंग है. वेरी गुड. आपने जॉब नहीं की? नहीं सर. क्यों? सर मुझे सिविल सेवा में ही आना था. अच्छा, अगर हम बात करें इंजीनियरिंग, यस सर. कैन यू डिफाइन व्हाट इज इंजीनियरिंग? सर इंजीनियरिंग जो है साइंस का एप्लीकेशन का एक पार्ट है, जहाँ पे हम साइंस को इम्प्लीमेंट करते हैं. इंजीनियरिंग मतलब सर कोई विज्ञान का यूज करते हुए कुछ चीज़ों का निर्माण करना या फिर उसमें टेक्नोलॉजीज में वर्क करना है. अच्छा, और आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया? यस सर. एक मैंने देखा है कि कई लोग इलेक्ट्रॉनिक में करते हैं. यस सर. और E&D भी होता है. ENT, हाँ सर. इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल भी होता है इंजीनियरिंग का एक, हाँ सर. है ना? दोनों एक साथ भी करते हैं. यस सर. क्या अंतर है इसमें? सर जैसा कि मैं समझ पाता हूँ कि सर इलेक्ट्रिकल में हम लोग हैवी अप्लायंसेस का यूज करते हैं, रजिस्टर्स, कैपेसिटर और इंडक्टर्स का यूज होता है मेनली. वहीं पर सर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग सेमीकंडक्टर्स का यूज करते हैं. वहाँ पे डायोड और ट्रांजिस्टर जैसे इक्विपमेंट्स यूज होते हैं. सर जैसे अगर लोड की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में सर हम हैवी लोड का यूज करते हैं. वही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में वहाँ पर सर कम वोल्टेज का या कम सप्लाई का लोड यूज होता है. अच्छा, ये जो घर में जो सप्लाई आ रही है, जो करंट वरेंट चल रहा है, लाइट चल रही है, पंखा एसी चलता है, तो ये किस में आता है करंट? सर एसी के फॉर्म में करंट आता है. नॉर्मली अगर हाउस होल्ड्स की बात करें तो सर हमारे यहाँ पे 220 से 240 वोल्ट का एसी सप्लाई आती है. अच्छा, ऐसा क्यों? आजकल एक कॉन्सेप्ट में देख रहा था न्यूज़पेपर में, HDVC, मतलब एक तरह से हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट. सुना है HVDC के बारे में? सर सुना है, बट मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में. बड़ी अजीब सी बात नहीं लग रही है? ये तो हम लोग कहते थे कि एसी में आता है. अब वो कह रहे हैं कि तो हम हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट सप्लाई करेंगे. तो नहीं पढ़ पाया आप? सर अगर मैं गेस करना चाहूंगा तो सर मैं ये करूंगा कि अगर हाई वोल्ट डीसी का अगर हम सप्लाई दे रहे हैं तो हम एनर्जी स्टोरेज के फॉर्म में उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि बैटरी में जो स्टोर होगा वो डीसी के फॉर्म में होता है. बट सर मैं अवेयर नहीं हूँ तो सॉरी सर. अच्छा, ये बताइए कि अभी AI इम्पैक्ट समिट हुई. यस सर. इसमें आपको एज ए इंजीनियर भारत के लिए ऐसी क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं जो अचीवमेंट हो सकती है, और फ्यूचर में ऑब्वियसली भारत AI वाइब्रेंसी नेशंस में शामिल होगा? यस सर. तो सर एज ए इंजीनियर अगर मैं AI इम्पैक्ट समिट को देखूं तो सर यहाँ पे हमारे लिए प्रचुर संभावनाएं दिखती हैं. जैसा कि सर देखें तो अगर गूगल कंपनी ने $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है विशाखापट्टनम में, वहाँ पे बात की है, और उम्मीद कर रहे हैं कि हम $250 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ AI में आएगा. अगर ये इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे आता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सर R&D में भी आएगा, और डाटा सेंटर भी हमारे बनेंगे. हम कोशिश करेंगे ग्रीन डाटा सेंटर्स बने. तो सर यहाँ पे संभावनाएं हर एक डिपार्टमेंट के लिए बनेंगी. और सर इंजीनियर के रूप में देखें तो सर R&D में हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए. अच्छा, मैं अगर बात कहूँ थोड़ा 90 में चलते हैं. 1990 यस सर. कंप्यूटर आया. कंप्यूटर आया, बहुत सारे लोग नाराज हुए. हमारे विपक्ष के नेता तो बैलगाड़ी लेके चले गए कि रोजगार छीनेगा. वैसा ही AI को लेकर भी, और थ्रेट तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो बेसिकली AI कैसे ज्यादा बड़ा थ्रेट है किसी पिछली टेक्नोलॉजी से अधिक, ये बता सकते हैं आप? हाँ सर, AI को एज ए थ्रेट देखें तो सर AI जैसा कि वो खुद से अपने डिसीजन मेकिंग कर रहा है, वो मतलब खुद से अपने डिसीजंस ले सकता है. तो एज ए थ्रेट ये है. दूसरे थ्रेट के रूप में अगर हम देखें तो सर AI के जो आंसर्स होते हैं वो बायस्ड होते हैं. तीसरा बड़ा थ्रेट है सर ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है अपने एक्ट को लेकर के. हम AI को जवाबदेह नहीं बना पा रहे. बहुत बढ़िया. तो ये सबमिट तो इसीलिए हुई कि अकाउंटेबल बनाया जाए, ह्यूमन टच दिया जाए. यस. जब हम मनुष्य को नहीं बना पाए एथिकल, जब हम मनुष्य को अकाउंटेबल नहीं बना पाए, आज प्रशासनिक देखिए, क्या अगर प्रशासन अकाउंटेबल होता बहुत सारी समस्याएं हल होती. तो ऐसा नहीं लग, ये सब किताबी चल रही है, मशीन की अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं. सर ऐसा नहीं, हमें अकाउंटेबल तो बनाना पड़ेगा ना सर किसी के लिए. तो हम कोशिश करेंगे कि जो AI जनरेट कर रहा है उसके लिए जो डाटा दिया जा रहा है, क्योंकि AI तो सर अपने से कुछ भी नहीं ले रहा. हम जो डाटा दे रहे हैं वहां से AI ले रहा है. तो जहां से वो डाटा ले रहा है वो जिम्मेदार रहे, जो संस्थाएं हैं जो उस पर वर्क कर रही है वो जिम्मेदार रहे. मानव, ये क्या है? सर प्राइम मिनिस्टर ने जो MANAV कहा, सर हमारे PM सर ने एक मानव एब्रिविएशन दिया था. वहां पे सर जो मानव का M है वो मोरल एंड एथिकल है सर. एक के फॉर्म में अकाउंटेबल है, और N से सर नेशनल सॉवरेनिटी की बात की गई है, और दूसरा जो A है सर एक्सेसिबल और इंक्लूसिव है, और V से जो सर वैलिड और लेजिटमेटी की बात की गई, लेजिटमेट AI की बात की गई है. वैलिड एंड ट्रस्टी भी कह सकते हैं, ट्रस्टवर्दी भी कह सकते हैं. ट्रस्ट की तो कमी है. हाँ सर.
अच्छा, एक छोटी सी बात, कल यूपी को कुछ हासिल हुआ है, यस क्या? सर, यूपी को सर एक तो सर सेमीकंडक्टर्स के लिए जो चिप के लिए इंडिया चिप लिमिटेड की जो स्थापना की गई ग्रेटर नोएडा में सर, उसका प्लांट स्टेब्लिश का इनॉग्रेशन टाइप हुआ है सर वहाँ पे। क्या मिलेगा इससे? सर एचसीएल और फॉक्सकॉन की यूनिट जो है यहाँ पर यूनिट स्टेब्लिश करेगी, यहाँ पे हम सेमीकंडक्टर चिप्स को डेवलप करेंगे। अच्छा, एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने कुछ डॉग कंट्रोवर्सी हुई थी एआई पर। Yes. भारत ऐसी चीज़ों से अपनी छवि खराब करता है। हम गए थे चमकने और थोड़ा मलिन हो गए, मैलिफाइड हो गए। भारत के ऊपर ये आरोप है कि हम कॉपी कैट हैं। हम माइक्रोसॉफ्ट नहीं बना पाए, हम गूगल नहीं बना पाए, हम एंथ्रोपिक नहीं बना पाए। लेकिन हम क्या करते हैं कि सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम सब पे काम कर करके उन्हीं का भला करते हैं। एआई में भी ऐसा दिखता है या हमने कुछ मेजर? मुझे 4 ऐसी चीजें बताइए जो भारत ने स्वयं विकसित किया हो एआई के उसमें। सर एक तो सर्वम एआई है हमारा जो इंडिजिनस है, स्वदेशी है पहला। सर एआई के फॉर्म में अगर मैं दूसरा देख पा रहा हूँ तो सर अभी हम लोगों ने अपना एक पोर्टल लॉन्च किया है अभी, सही और बोध करके, वहाँ पे था। सर तीसरा जो है कि सर कृषि के सेक्टर में अगर बात करें तो एआई कृषि वो चैटबॉट लॉन्च किया था, हमारा खुद का स्वदेशी था। अच्छा, ये सर्वो में एआई सब बोलते हैं, क्या कर रहा है? व्हाट इज अचीवमेंट ऑफ दिस सर्वो? एआई सर 22 लैंग्वेजेस में डाटा प्रोवाइड कर रहा है। ये हमारा इंडिजिनस है जो कि हमारे लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है सर। अच्छा, एआई ज्यादा जरूरी है ईआई? सर महत्व तो दोनों का ही है, लेकिन मुझे लगता है कि सर एआई के साथ साथ हमें इमोशनल इंटेलिजेंस की भी जरूरत है। सर भ्रष्टाचार को डिफाइन किए सर, अगर किसी भी लाभ के लिए, किसी भी पद की मतलब किसी भी चीज के लिए अपने लिए व्यक्तिगत लाभ को प्राप्त करने का प्रयास करना या फिर कोई फेवर लेने का प्रयास ही भ्रष्टाचार है। आप सैलरी लेंगे, बदले में काम करेंगे, Yes, sir. ये भ्रष्टाचार है। नहीं सर, सैलरी लेकर के तो भ्रष्टाचार अपने लाभ के लिए तो आपको सैलरी सर मतलब वो जो लीगल ना हो, उस तरीके का लाभ जो वैध ना हो। जितने भी भ्रष्टाचार होते हैं सब इलीगल होते हैं। सर जरूरी नहीं कि सारे इलीगल हो, मतलब कुछ ऐसे फेवर्स प्राप्त करने का भी प्रयास किया जाता है एज ए भ्रष्टाचार में, कि आप हम जैसे मॉनेटरी बेनिफिट ना हो, कोई पोस्ट का बेनिफिट हो, उस तरीके का भी भ्रष्टाचार होता है सर। मॉनेटरी के साथ साथ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट भी होते हैं। सत्यनिष्ठा और ईमानदारी में क्या डिफरेंस है? सत्यनिष्ठा सर जो है कि वो अगर सर देखे कि जब हमें कोई भी ना भी देख रहा हो तब भी हमने अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सत्यनिष्ठा है सर। ईमानदारी से कि हम अपने जो कर्तव्य है उसके लिए ईमानदार बने रहे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बने रहे। तुम तो ईमानदारी में जब कोई देखेगा तब हम ईमानदार रहेंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। उसमें सर जो लेवल का अंतर है, सत्यनिष्ठा सर ज्यादा, अगर ग्रेड की बात करें तो सत्यनिष्ठा ज्यादा ऊपर। छोटे बड़े की बात नहीं कर रहा हूं, डिफाइन कीजिए सत्यनिष्ठा को, डिफाइन कीजिए। सत्यनिष्ठा सर मनसा वाचा कर्मणा, अगर हम अपने वहां से देखें तो मनसा वाचा कर्मणा से डिसाइड है कि जो हम मन से सोच रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं और जो अपना कर्म कर रहे हैं उसमें सामंजस्य होना। सोच रहे हैं कि हमें पैसा लेना है, हम वही कर रहे हैं, और वही मन कर्म वचन तीनों में हमारा दिमाग है कि हमें पैसा करना है। सर ये सत्यनिष्ठा वही। नहीं सर, ये अनएथिकल्स है। क्यों? आपने कहा ना मनसा, क्या बोला? मनसा वाचा कर्म। मनसा हम तीनों में वही सोचते हैं कि हमें पैसे लेके काम करना है, तो सत्यनिष्ठा हो गई। नहीं सर, ये सत्यनिष्ठा तो नहीं है सर। तो आपने कहा तीनों में एक सर लेकिन सत्यनिष्ठा का सर कि अपने जो है वो एथिकल्स हो सर, एथिक्स के फॉर्म में हो। वही तो पूछ रहा हूँ कि What is ethics? सर एथिक्स सर, एथिक्स की बात करें सर तो एथिक्स एक नॉर्मेटिव प्रिंसिपल है सर, जिसमें वो कि हम उचित कार्यों को करें, सही हो, जो समाज के लिए भले, जो समाज के लिए भले के लिए हो, वल्नरेबल सेक्टर्स के लिए फायदेमंद हो और उचित भी हो सर। तो जो चीज वल्नरेबल सेक्टर के लिए फायदे वही सिर्फ एथिकल नहीं सर, एथिक्स वो नहीं है सर, उसका एक पार्ट हो सकता है। एथिक्स को डिफाइन कीजिए आप। एथिक्स इज सर सेट्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज सर, जो मानव के मूल्य है, जो उच्च मूल्यों का समुच्चय है सर। मूल्य क्या होता है? मूल्य सर जो एक कोई समाज जो मूल्य जो है जो एक समाज प्राप्त करने की कामना रखता है, जो वो होता है कि एक समाज जिस मूल्य जिनको पाने की कामना करता हो। तो जो एथिक्स होता है वो सेट ऑफ वैल्यूज है, सेट ऑफ वैल्यूज जो उच्च मानक के हों। एथिक्स इंडिविजुअल कंसेप्ट है या सोशल या कम्युनिटी कंसेप्ट है? सर जब नैतिकता है वो इंडिविजुअल है और एथिक्स जो है सोसाइटिकल है। फिर से सोचिए, मैं नैतिकता को पूछ ही नहीं, तो मोरालिटी क्या? हाँ मोरालिटी सर, एथिक्स सर मुझे लगता है कि जो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ सर सोसाइटिकल है कॉन्सेप्ट है। और वैल्यूज? वैल्यूज सर इंडिविजुअल भी हो सकता है, सोसाइटिकल भी हो सकता है। बिल्कुल भी नहीं, वैल्यूज ही सोशल होता है, मोरालिटी इंडिविजुअल होता है। सर मोरालिटी सब इंडिविजुअल्स हैं सर, वैल्यूज कुछ समाज के लिए भी होती हैं सर, जहाँ तक मैं समझ। वैल्यूज सिर्फ समाज के लिए होती है। सॉरी सर, आप समझ रहे हैं कि आप बहुत देर से हमें घुमाने की कोशिश कर रहे थे। सॉरी सर, मैं अपने जानकारी के अनुसार बताने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, अगला आता है कुकिंग में
Yes. कुकिंग आप करते हैं Yes, और sir. आप इंजीनियर भी हैं। यस न्यूट्रिशन को डिफाइन कीजिए। न्यूट्रिशन सर, न्यूट्रिशंस को अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूँ तो सर जो हमें पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं उनको सर मतलब जो हमारे बॉडी इसे मतलब पोषक तत्व किसको कहते हैं? व्हाट इज पोषक तत्व? न्यूट्रिशन उसे बोलते हैं ना, सर न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं इसको। यस सर। उसको डिफाइन कीजिए साइंस के नजर में, व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? सर जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ हमारी बॉडी की जो एसेंशियल डिमांड होती है उनको न्यूट्रिशंस कहते हैं, एसेंशियल डिमांड को। व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? सर मुझे बेसिक डिफिनेशन सर नहीं अवेयर है, बट मैं उसको ये बता सकता हूँ कि सर हमारे बॉडी को कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जिनकी हमें डिमांड होती है, जिसके लिए हम कुछ बाहर से लेते हैं, कुछ हमारा बॉडी खुद से प्रोड्यूस भी करता रहता है। अगर आप एसडीएम बन जाते हैं, यस अच्छा मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 4 मेजर एरियाज हैं, ईस्टर्न यूपी है, Yes, sir. वेस्टर्न यूपी है, सेंट्रल है और बुंदेलखंड है। यस सर। आपको लगता है कि सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण विकास के क्रम में कौन सा क्षेत्र है इन चारों में? सर मुझे जहाँ विकास की सबसे ज्यादा जरूरत है? सर मुझे बुंदेलखंड का क्षेत्र, उसके बाद सर पूर्वांचल के क्षेत्र में विकास की जरूरत बुंदेलखंड की ऐसी 3-4 ऐसी चीजें बताइए है। जो सरकार की ऐसी 3-4 नीतियां जो बुंदेलखंड स्पेसिफिक हो। सर बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का वहाँ पे डेवलप की जा रही है। दूसरा सर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को वहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। और तीसरा सर जो है वो सोलर हाईवे बनाया जा रहा है, जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है उसको सर सोलर हाईवे से वो किया जा रहा है, सोलर हाईवे के फॉर्म में। उत्तर प्रदेश सरकार की 3 ऐसे प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज बताइए जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, ये बहुत शानदार प्रोग्राम्स हैं। सर जो मुझे लगता है सर एक्सप्रेसवे का डेवलपमेंट वो मुझे बहुत शानदार लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो यूपी गवर्नमेंट की है। दूसरा सर जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसीज हैं यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। और तीसरा जो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है इसको बुलडोजर न्याय बोलते हैं। आपको लगता है सही तरीका है न्याय करने का? सर जैसे न्याय को अगर मैं देखूं तो सर 2 तरीके के होते हैं, एक तो सब्सटेंशियल जस्टिस तात्विक न्याय और एक सर प्रोसीजरल जस्टिस। तो सर अगर उचित न्याय की बात करें तो इसमें जिसमें प्रोसीजर के साथ न्याय को दिया जाए वो ज्यादा उचित होता है। आपके घर में किसी ने मर्डर किया, उस घर में 10 लोग और रहते हैं, जाके घर तोड़ दिया, तो कौन सा न्याय है? एक आदमी को 9 लोगों को बेघर कर दिया आपने, उसके बच्चे ने, उसके मम्मी ने, उसके पापा ने, उसके दादाजी ने क्या किया था? सर जैसा कि बुलडोजर न्याय में दिखाया जा रहा है हो रहा है, तो वहां पे सर जो घर गिराए जा रहे हैं वो अवैध घर है। क्या उसी का घर अवैध था? नहीं सर, और घर अवैध है, लेकिन जैसे उसके साथ वाले जो दोनों घर हैं वो अवैध होते हैं। सर जैसा कि गाइडलाइन भी आई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। बुलडोजर न्याय देने का आपको सही तरीका लगता है? सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है सबको पता है। आपके नजर में बताइए कि आपका ये जो बुलडोजर जस्टिस है इस पे आपका क्या टेक है? सर एक तो न्याय, सर मेरा टेक यही है कि अगर सिलेक्टिव है तो वो गलत है। सिलेक्टिव नहीं है? अब सर डिपेंड करता है कि सर अगर आपको बताइए, आपको पूरे लाइन से घर बने हुए एक ही तोड़ा जाता है, सिलेक्टिव नहीं है? सर सिलेक्टिव नहीं सर, अपराधियों के साथ कार्रवाई शुरू की जा रही है, आगे भी और भी चलेगा ये। तो जब बुलडोजर आया तो 10 को लाइन से जो सारे इंक्रोच हैं सबको तोड़ दीजिए। सर टाइम का भी खर्च का भी है, सारी चीजों को देखते हुए केवल उसी के लिए टाइम है सर। उसके साथ तो न्याय की भी एक संकल्पना है सर कि हमें वो भी देना है, न्याय को भी देना है सर हमें। ना? आपको लगता है कि ठीक चीज है? अगर सर क्योंकि सर मुझे कुछ हद तक ये सही लगता है। प्रियांशु जी, आप जौनपुर से हैं सर। यस सर। बताइए कि सल्तनत काल में जौनपुर में किस वंश का शासन था? सल्तनत सर सरकी वंश का वहाँ एक लोकल डायनेस्टी थी जिसका वहाँ पे रूल था। तो उसे समाप्त किसने किया था? सर लोधी डायनेस्टी के समय में बहलोल लोधी के समय में उसको समाप्त कर दिया गया था। अच्छा, ये बताइए कि जौनपुर को पूर्व का सिराज क्यों कहते हैं? सर जौनपुर को क्योंकि ये शिक्षा का और संस्कृति का एक कल्चर का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, इसलिए इसको जौनपुर का सिराज कहते हैं सर। अच्छा, जौनपुर गोमती नदी के तट पर है। यस सर। आप ये बताइए कि गोमती नदी निकलती कहाँ है और लास्ट मिलती कहाँ है? सर फुलहर लेक से गोमती नदी निकलती है सर, और ये जा करके यहाँ गाजीपुर के पास में गाजीपुर के पास में सर गंगा से मिल जाती है। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में गोमती नदी बहती है? सर गोमती नदी को सर जहाँ तक मैं पीलीभीत से निकलते हुए सर ये लखनऊ में फ्लो करती है, और सुल्तानपुर से मतलब सुल्तानपुर से होते हुए सर ये जौनपुर, और जौनपुर से सर गाजीपुर तक जाती है। मैं आपको उन तक पता है। पूर्णतः सर सॉरी मुझे सारे जिले नहीं पता है सर। ये बताइए कि यूपी के अगर आप एसडीएम बना दिए जाए तो आपको वहाँ की 5 प्रमुख समस्याएं क्या है जिसपे आपको काम करने की जरूरत पड़ेगी? सर सबसे पहले तो सर अगर मैं यूपी का एसडीएम बनता हूँ सर, तो सबसे पहले जो मेरी 5 प्राथमिकताएं होंगी, सोशल इंडिकेटर्स पे वर्क करना, जैसे कि सर हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर पे वर्क करना,
दूसरा सर जॉब के लिए जो MSMEs, ODOPs और GI सेक्टर है, इनको इम्प्रूव करने के लिए इनके साथ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड वहाँ पर उनको विकास करना, रोजगार देना। तीसरा सर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को स्ट्रेंथन करना होगा। चौथा सर जो एनर्जी के प्लांट्स है या फिर रिन्यूएबल एनर्जी, इनकी तरफ मूव करना कि एनर्जी के सेक्टर में वहाँ पे मूव करें। अब पांचवा सर लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रेंथन करना होगा। अच्छा ये बताइए, भी आपने एक्सप्रेसवे की चर्चा की, तो नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे में क्या अंतर है? सर एक्सप्रेसवे हैं जो एलिवेटेड होते हैं और वो एक मतलब ज़्यादा स्पीड के लिए, मतलब हाई स्पीड के लिए होता है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट में सहायक है हमारे। और NH? नेशनल हाईवे सर कनेक्टिविटीज के लिए है और वो वहाँ पे भी। श्योर है कि सही बता रहे हैं? सॉरी मुझे सर, तो नहीं लगता। सर मैं एक्सप्रेसवे को जहाँ तक समझा कि एलिवेटेड है और इनके लिए सर एक कुछ ही सेक्टर पॉइंट्स पे एंट्री और एग्जिट होती है इनकी। अच्छा ये बताइए, यूपी से कितने एक्सप्रेसवे पास कर रहे हैं? यूपी से सर प्रेजेंट टाइम में यूपी में एक्सप्रेसवे सर की हाईवे मतलब एक्सप्रेसवे सर एक्सप्रेसवे में सर यूपी में प्रेजेंट टाइम में 12 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है, उसमें चल रहे हैं, जिसमें सर कुछ निर्माणाधीन है और कुछ वर्क कर रहे हैं। जो वर्क कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं? सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, यमुना एक्सप्रेसवे है और दूसरा सर आगरा एक्सप्रेसवे है, सर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है और तीसरा सर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। सर ये बताइए, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना क्या है? सर ये इस योजना दो फॉर्म में है सर। इसमें कुछ जो कोविड के दौरान जो कुछ लोग पेरेंट्स उनके डिजीज हो गए थे उनके लिए ये योजना है। दूसरा सर उसके बाद भी उपरांत भी ये योजना कंटिन्यू रही थी, तो 2 सेक्टर में। इसमें सर बच्चों को जो कोविड में जिनके पेरेंट्स एक्सपायर हो गए थे या उसके बाद, उसमें सर बच्चों को 4,000 रुपये तक प्रति माह जो है प्रतिपूर्ति की जा रही है कि उनके एजुकेशन और बाकी चीज़ें चलती रहे। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? सर 403 विधानसभा सीटें हैं। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा विधानसभा है? सब केराकत विधानसभा सबसे बड़ा है। समावेशी विकास और संवहनी विकास में क्या अंतर होता है? सॉरी सर, डिफरेंस तो मुझे नहीं पता है बहुत ज़्यादा सर। समावेशी विकास को अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूँ तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट में, जिसमें सर सब समाज के सभी तत्वों को शामिल करते हुए सभी के लिए विकास हो। उसमें सर जो समाज के बीच में, सोसाइटीज के बीच में डिफरेंसेस है उसको कम करने का कोशिश किया जाता है। और सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमें विकास के साथ बढ़ना है, भविष्य की चीज़ों को ध्यान में आपके रखते हिसाब से भारत के लिए क्या आवश्यक है, समावेशी विकास या संवहनी विकास? सर अगर बात करें तो हमें दोनों की ही जरूरत है। सतत विकास के साथ साथ सतत विकास के साथ साथ हमें सर इंक्लूसिव डेवलपमेंट की भी जरूरत है, समावेशी विकास की। उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? सतीश महाना जी हैं सर। कहाँ से वो निर्वाचित हुए? सर कानपुर की किसी कंस्टिट्यूएंसी से, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद है सर। पुलिस महानिदेशक का नाम क्या है उत्तर प्रदेश में? सॉरी सर, मुझे नहीं याद है। प्रधान सचिव, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा ये बताइए कि अभी जो विश्व के समक्ष चुनौतियां हैं और आपको 3 चैलेंजेस जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको लगते हो, जो त्वरित उससे खत्म होने चाहिए ग्लोबल ऑर्डर के लिए, पीस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, तो क्या 3 चैलेंजेस को देखते हैं आप? सर अगर ग्लोबल सिनेरियो में देखें कि सबसे बड़े चैलेंजेस क्या क्या मुझे दिख रहे हैं, तो सर सबसे बड़ा जो चैलेंज दिख रहा है सर कि वो अनस्टेबिलिटीज़ हैं। पोस्ट कोविड एराज में सर अनस्टेबिलिटी और बढ़ती जा रही है, तो एक तो इसे समाप्त करने की जरूरत है। दूसरा सर जो विकास के बीच में खाई है, डेवलपमेंट के बीच में सर उसको थोड़ा सा पाटने की जरूरत है। तीसरा सर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें एनर्जी सोर्सेज को और डाइवर्सिफाई करते हुए ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव करने की जरूरत है। अच्छा, हम इतनी बात करते हैं ग्रीन एनर्जी की, सस्टेनेबल एनर्जी की, रिन्यूएबल एनर्जी की, आपको लगता है कि जो हमारी क्षमताएं हैं या जो हमारी नीड है वो ये पूरा करने में सक्षम है? अगर सर सही तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज करें तो सर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ सर ये सक्षम हो सकती है। कितने वर्ष लगेंगे? एक प्रैक्टिकल, आप इंजीनियर हैं, आज की हालत देखिए, कितने साल लग जाएंगे जब हम ये जो फॉसिल्स बेस्ड रिसोर्सेज हैं एनर्जी के, उससे हम लगभग मुक्त हो जाएंगे? सर अगर जैसे कि हमारी नेट जीरो की संकल्पना में 95% से 2070 तक का हमारा टारगेट है, बाकी कुछ यूरोपियन कंट्रीज का टारगेट 2050 और 2060 तक का भी है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है तो मुझे लगता है सर ये टारगेट अचीवेबल है। ये कार्बन नेट जीरो एमिशन को एग्जैक्ट बता पाए, इसमें कार्बन जीरो हो जाएगा? सर कार्बन के साथ कार्बन पूरी तरीके से जीरो नहीं हो जाएगा सर। नेट जीरो जितना हमारा जो कार्बन एमिशन मतलब एमिशन हो रहा है, हमारा एनवायरनमेंट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अच्छा, ये फिनोमेना जैसे हम बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस की, है ना, कौन कौन सी गैसेस को जीएचजी में शामिल किया जाता है? ग्रीन हाउस गैसेस में जहाँ तक मैं आज कर पा रहा हूँ सर कि इसमें वाटर वेपर्स भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, SO2, NO2 5 सर एक कोई मैं बोल पा रहा हूँ, सॉरी सर। कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए कि अभी जो भारत सरकार सिलिका को लेकर बहुत सारी बात कर रही है, चिप को लेकर बहुत सारी बात कर रही है,
ये क्या चिप में इतनी इंपॉर्टेंस क्या है? सर जितने भी हमारे क्रिटिकल सेक्टर्स हैं उसमें सर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूज होता है। कई सारी टेक्नोलॉजीज में भी हमारी सर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज होती हैं, जिसमें हम मैक्सिमम प्रेजेंट टाइम में आयात पे निर्भर हैं। तो सर इसलिए ये सेमीकंडक्टर हमारी सॉवरेनिटीज के लिए और बहुत सारी हमारी ज़रूरतों के लिए सर इंपॉर्टेंस रखता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ सर 14 सितंबर को शायद मनाया जाता है सर। किसके, विश्वेश्वरैया जी की याद में मनाया क्या कंट्रीब्यूशन था उनका? सर इनका तो एक जो विश्वेश्वरैया डैम था सर वो इसमें कंट्रीब्यूशन था, और एक कोई बात नहीं, ओके, यूर इंडिविजुअल, थैंक यू। आपका कब है वहाँ? 26 है सर। 26, हाँ 2 दिन बाद। मेरे ख्याल से कल चले भी जाओगे आप? परसों सर। परसों, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी नॉलेज बेस है, बहुत अच्छे से चीज़ों को देखते हो। बिहार कैसा गया? बिहार सर ठीक ही था, एवरेज मेरे हिसाब से बहुत अच्छा नहीं हुआ सर जितना मैं उम्मीद कर रहा था, बट ठीक है एवरेज था सर। चलो, नहीं अच्छा जाएगा। 2-3 बातें हैं, जैसे यूपी में जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तुम्हारा कोर एरिया है उस पर अपना टच ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ थी सर के साथ जो आपके इंटरेक्शंस हुए, वहाँ पॉजिटिव निगेटिव दोनों था। सबसे अच्छी बात थी यू कीप ट्राइंग एंड इन वेरी पोलाइट वे। सर जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ, मैं जो कोशिश करता हूँ, और आपने ट्राई करता रहा। प्रेशर जो है ना, हैंडलिंग ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे में सर ने जानबूझ के आपके ज्यादातर क्वेश्चन, कोई और होता कोलैप्स भी कर सकता था, बट यार आज तुम वहां पे जो अगर इस तरह का चला और इस तरह से आपके जवाब रहे, आप अच्छा कर पाओगे, बहुत अच्छा। सर ने जानबूझ के प्रैक्टिस की और आपने बहुत अच्छा किया। दूसरा इसका एक और है, थोड़ा सा जो कोर टच होता है ना किसी चीज की डेफिनेशन को लेकर, अगर हम नहीं जानते हैं तो हम तो यही करेंगे, लेकिन अगर हम फोकस और थोड़ा सा और बेहतर उदाहरण के साथ और अच्छा डेफिनेशन दे दें तो वहां पे कई चीजें समाप्त की जा सकती हैं। पर ये तभी होगा जब आप जानते हैं। अदरवाइज कीप ट्राइंग, आपको कोशिश करनी है और आप ट्रैप मत होइएगा जो आप नहीं हुए, ठीक है बेटा। और मुझे लगता है कि कुछ बस अगर हम एक शब्द और, तुम जो भी क्वेश्चन पूछा जाए अगर हम बात करें तो अगर इस शब्द को हटा दो, बार बार आता है, अगर बात करें तो ये क्वेश्चन को ही रिपीट करते हो, इन्फॉर्मेशन को, तो इससे कोई नहीं। लेकिन आज मुझे 2-3 बातों में बहुत अच्छा लगा। जैसे सर ने 5 काम पूछे, वो तो मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और खासकर जब तुम चौथे पे रिन्यूएबल एनर्जी ले आए, एज ए इंजीनियर नहीं कहते, एक्सप्रेसवे थोड़ा सा बहुत लंबा चलता है, ये सब चलता है तो थोड़ा थोड़ा इधर उधर होता है। जैसे एक्सप्रेसवे की बात की, सर से तुम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे टॉक कर चुके थे, बट यू फॉरगेट टू टेक द नेम ऑफ बुंदेलखंड। यही देखो प्रेशर होता है ना। तुमने पूर्वांचल की बात की, तुमने आगरा की बात की, लखनऊ की बात की, यमुना की बात की, और थोड़ा सा बेटा डेटा देख लो। ये जो क्वेश्चन था ये बहुत रिपीट हो रहा है, कितने हैं, कितने वर्केबल। ये मत कहो कि डेटा नहीं है, यूपी में जा रहे हो यार, आईएएस में थोड़ी जा रहे हो। तो 12 का था पता, कितने वर्क है, कौन कौन से काम हो रहे हैं, कौन से चलने वाले हैं, एकदम देख लो। 7 निर्माणाधीन है, उसमें प्रेशर में मुझे नहीं याद है, 5 वर्किंग है, 7 निर्माणाधीन। बेटा एक बताएं, आज बहुत अच्छा था, एकदम फैक्चुअल तक तुमने बहुत अच्छा हैंडल किए। सर की बता रहे हो, हिस्ट्री इंजीनियर सतीश महाना सर, वो भी कानपुर से, ये सब अच्छा था। तो यू आर गुड, बस इसी तरह जाओ। मैं बता रहा हूँ बिहार का नहीं पता क्या होगा, लेकिन यहाँ तुम अच्छा करोगे, ठीक है। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट, जाओ।